अस्सलाम वालेकुम जी, very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. लाइव शो मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे होते हैं यहाँ. मैं नादिया खान, ज़ुहैब हसन. ज़ुहैब हसन आपके सामने होते हैं और आप शो को पसंद कर रहे होते हैं. हमेशा हम यही बात करते हैं क्योंकि ऐसा हो रहा होता है. हाँ, नहीं, ये हम झूठ नहीं बोल रहे. देखिए, बड़ी पक्की मोटी मोटी खबरों को बड़े आराम से बयान करना, उस पे एनालिसिस करना तो सिंपल हो जाता है शो के. जी, आप कोई भी देखे तो वो समझ सकता है कि मामला तो मुल्क में, मुल्क से बाहर क्या हो रहे हैं. बिल्कुल अपडेटेड रखते हैं हम आपको मामला से मुताल्लिक. और फिर हम वो नहीं करते रहे ऐसे एक मेन कोर्स के साथ साथ खाना भी होता है, डेजर्ट भी होता है और उसके बाद वो सारा हमारी शो में चीजें होती हैं. अच्छा, पता है मैं पहले ना अपने अब्बा से थोड़ा खफा होती थी कि आप हर वक्त न्यूज क्यों देखते रहते हैं, ऐसा क्या हो गया. सुबह भी देखी वही न्यूज, दोपहर को देख रहे हैं वही, रात को देख रहे हैं, क्या बदला. तो खाते वक्त एंटरटेनमेंट हो, ड्रामा छोड़ के न्यूज हर. अब पता है सेम मेरे साथ हो गया है ना? कि मैं तो जिम में भी होती हूँ तो लोग जब म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं मैं खबरें सुन रही होती हूँ. तो ये एक आदत ही है आपको. क्योंकि क्या है कि खबरें बदलती हैं. समझने, एक खबर को समझने में आपको डिफरेंट एनालिस्ट के आपको जो है सुनने होते हैं कि उनका तज्जिया क्या है, क्या मौका, फिर आप एक राय बनाते हैं. और खबर भी ऐसी होती है ना जैसे जिंदगी चल रही है आपकी, एपिसोड चल रही है कि अब इस एपिसोड में ये हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई, अब कौन जीतेगा जी. तो ये आगे इस तरह चलता रहता है ना कि आप क्यूरियस होते हैं कि क्या करना है. और मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है. आप जो लोग कहते हैं ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी नहीं था, लेकिन एक बार जब आप इंटरेस्ट पैदा करते हैं ना तो आप फिर उसको आप जानना चाहते हैं अब क्या हुआ. और अच्छी बात है, बाखबर होना बहुत जरूरी है. उस खबर के मुख्तलिफ ज़ाविये, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. तो खैर इसलिए दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग भी है एट द सेम टाइम. ये तो नादिया फिर मुझे बताएं क्या हमने कैसे आगाज करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है. मुझे बताएं भाई. ये जो अभी इस वक्त बहुत ताज़ा बड़ी खबर है हसीना वाजिद के बारे में है. बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर, और उनके खिलाफ जो जजमेंट आई है वो सजाए मौत आई है एक केस में, और दो केसेस में उनको उम्र कैद भी है. अब पता है यहाँ इंडिया उनको वापस कर नहीं रहा, उन्होंने इनको पनाह दी हुई है. ठीक है जी, बड़ी इनकी आपस में लेग दोस्ती, तो वहां से भागी हुई है बांग्लादेश से. पब्लिक कह रही है वापस लाओ. चक्कर ये है कि ये अब वापस करेंगे या नहीं, लीगली दे आर बाउंड. हाउ हम आपको बताएंगे. 2024 के जो मामला सारे हुए थे वहां पर स्टूडेंट्स के खिलाफ, और दे आर लीगली बाउंड टू हैंड. सैकड़ों अफराद को मार दिया गया था. और इससे पहले भी जो ये रूल इन्होंने किया है उसमें रूल ऑफ लॉ बिल्कुल खत्म हो गया था. आजादी इज़हार बिल्कुल खत्म कर दी थी इन्होंने. विक्टिमाइज किया था ऑपोजिशन को. सारा सबके सामने ही है. तो इसकी हम बात करेंगे कि क्या आप वो तो वहां से बयान दे रही है कि मैं इसका बदला लूंगी और जी मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगी. कुछ भी कर ले, आपके अपने लोग जो अपना मुल्क ही जब है आपके खिलाफ फैसला दे रहा है, कहां जाएंगी आप. बिल्कुल ऐसे तो हम इस पर बात करेंगे. लेकिन इंडिया को वापस देना पड़ेगा असूलन, लीगली, लेकिन वो करेंगे नहीं. वो वहां जब उनके खिलाफ जजमेंट आ गई है, कोर्ट की जजमेंट आ गई है और वहां वो डिक्लेयर हो गई हैं, एक और मुजरिम करार दी गई हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट है प्रिजनर को वापस करने का, प्रिजनर एक्सचेंज. कि अगर बांग्लादेश का कोई भी मुजरिम वहां आता है उनको वापस करना पड़ेगा. इंडिया का कोई मुजरिम बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा. तो लीगली बाय कॉन्ट्रैक्ट दे आर बाउंड टू रिटर्न हर. ये मामला इस तरह चलते नहीं है. ये मामला जरा ज़्यादा इतने ट्रिकी से होते हैं और बड़े इसमें बहुत लंबा लिंगर होना जाता है. अच्छा खैर, ये तो हमने बात करी. इससे पहले हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बता दें आपको बात करनी है. वहां तब्दीली आगे भी बात करेंगे. अच्छा, कैंट रेलवे स्टेशन की हम थोड़ी सी बात करें. रेनोवेट कर दिया गया है उसको, बेहतरीन खूबसूरत. वो नजर ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि वो कैंट रेलवे स्टेशन है या नहीं. वहां पर वजीर आजम भी पहुंचे थे और वजीर रेलवे भी पहुंचे थे. कराची में ही हो रहा है. और कैंट रेलवे स्टेशन सबकी यादें इससे जुड़ी हुई हैं. अब देखो बड़े चेंजेस आ रहे हैं, रेनोवेशन पूरे सिटी में, बड़े प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग चीजें हो रही हैं. चलान से लेके अब हम आगे हैं कैंट स्टेशन की रेनोवेशन. और बड़ा जल्दी से हम अच्छा, एक तो बिल्डिंग जो है ना कैंट स्टेशन की, क्या खूबसूरत, ब्यूटीफुल. हेरिटेज नजर आता है. आप रात को शाम को जाएं, जो वहां लिट अप हुई भी होती है, आपको वैसे दिल करता है कि आपको लगता है कि आप किसी से और सेंचुरी में आ गए. एग्जैक्टली. और अब अंदर से भी इतनी खूबसूरत होगी, आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे तो आपका तो दिल खुश हो जाएगा. रेलवे स्टेशन है, ये सब ज़ाहिर है हेरिटेज का हिस्सा ही है. अब जदीद हमें ट्रेन्स भी चाहिए, और हमें जदीद ट्रेन्स भी चाहिए. कराची सर्कुलर रेलवे का भी प्रोजेक्ट है, उस पर कुछ बात हो रही है अब कि भाई ये आना है. और इस तरीके से जापान की ट्रेन्स देखती हूँ ना, दिल करता है बस एक दो ट्रेन्स वहां मिलती जुलती हैं. ये देखिए क्या जबरदस्त, आइकॉनिक बिल्डिंग है. हसीन
मुझे कुछ बिल्डिंग्स पहचान होती हैं आपकी, तो कराची की पहचान में से एक पहचान ये कैंट स्टेशन की बिल्डिंग भी है। या इट्स ब्यूटीफुल। तो ये अब इसकी रेनोवेशन हो रही है, नए नए सोफे हैं जी, पेंट वेंट हुआ है, बड़ा अच्छा इसको जो है रेनोवेट किया गया है, बड़ा लग्जरी और वीआईपी हो गया है। रेनोवेशन तो हो गई है, अब मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। यस, वेरी एक चीज हो गई है ना, अब उसको कंटिन्यू करना, उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ये टास्क होता है ज्यादा बड़ा। रेनोवेट तो हो ही जाता है, पैसे लग जाते हैं। खुश ना होना तुम ज़ुहैब, फौरन जो है ना ये लेक्चर देता है। और फिर जरा हम तला अंजुम की बात बहुत अच्छी बात है, रेनोवेशन, वी आर हैप्पी। अच्छा, तला अंजुम की बात करेंगे। मूड खराब कर दिया फिर क्या बात है कि उन्होंने कह दिया कि इसका तो नाम आता है लड़के का तो आग सी लग जाती है। जो एक जमाने में इतना अच्छा रैपर हमें अच्छा लगता था, गाने सुनते थे, बच्चे सुन रहे होते थे, हमें लगता था हमारा रैप स्टार अब जहर स्टार लग रहा है। और कल हमने तनकीद भी की, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद बल्कि साइमल्टेनियसली उनका ट्वीट भी आ गया। अच्छा, ज़ुहैब का था थोड़ा शायद वो जैसे उसका ट्वीट आया ना, तो बच्चे ने तो ऐसे मतलब पूरे ही क्लैरिटी ले आया, वो क्लैरिटी ले आया। जरा सी भी हम एक होता है ना हमदर्दी या पॉसिबिलिटी, चलो शायद ये अब तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि एक आप गलत काम करें और उसके बाद उसके ऊपर आप बस आप तंज के जाएं कि भाई मैंने सही किया है, आई एम नॉट सॉरी, आई विल डू इट अगेन। तो ये बात अदनान फैसल हमारे साथ होंगे इस पर, और फिर हम आमना इलियास हमारे साथ शो पर होंगी। तो बिल्कुल आपको पता ही होगा इस कंट्रोवर्सी का, ये जो हम तला अंजुम की बात करें, लेकिन ये प्यारी सी जो आमना इलियास आई हैं आज शो पे आएंगी, नया ब्रांड माशाल्लाह इसने लॉन्च किया है, सच अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, बहुत अच्छी लड़की है, मैं ऐसा काम किया है, और फिर हम अपना भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। लेकिन आज आमना इलियास लाइव ऑन राइज एंड शाइन टॉकिंग अबाउट हर ब्रांड एंड हर लाइफ। मॉडल, एक्ट्रेस एंड एंटरप्रेन्योर भी अब कह सकते हैं उनको होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बढ़ते हैं, हमारी टॉप स्टोरी है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है, जिसके बाद राजा फैसल मुमताज राठौर नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और सारा ये मामला हो चुका है। नए वजीर आजम का इंतखाब हो चुका है। अब इसकी टाइमिंग क्या है और जिस तरीके से ये हुआ है, 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ है, इस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। फिर टेन्योर भी ख़त्म हो रहा है, नए इलेक्शंस भी होंगे अब बहुत जल्दी वहाँ पर, तो क्यों ये तब्दीली लाई गई, सारी इन सवालात के हम जवाब जानेंगे। आज़ाद कश्मीर में ही मौजूद थी ब्यूरो चीफ हमारी नैयर अली साहिबा, और कल हमने देखा कि वहाँ बड़ा उन्होंने इंटरव्यूज़ भी लिए और सारी सूरत हाल को खुद जाकर वहाँ पर ऑब्जर्व भी किया, देखा। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारी नैयर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं ये सवाल कर रहा था कि कल आप वहीं पर यानी थी, तो आंखों देखा हाल जरा हमसे शेयर कीजिए, क्या माहौल रहा उस वक्त, कैसे हुआ इजलास और कैसे प्रोसीड किया? जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब नादिया। मैं आपका इंट्रो सुन रही थी, आपने जैसे चंद सत्रों में खाता मुकाया है ना, ऐसे चंद सत्रों का खाता नहीं था ये मेरा ख्याल बहुत लंबा टाइम लगा इसके अंदर। हम तो देख रहे थे आज तहरीक अदम एतमाद जमा हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, और फिर बीच में जो है वो 27वीं तरमीम भी आपने देखा पास हो गई। तो यहाँ पर जो है वो जनाब कल स्पीकर जो है चौधरी लतीफ़ अकबर, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसके अंदर जो है वो करारदाद पेश की गई और उस करारदाद के अंदर जो है वो ये चार्जशीट रखी गई चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़, और कहा गया कि इनको जो है वो अब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी होगी। और उसी जो तहरीक अदम एतमाद थी उसके अंदर जो अभी वज़ीर आज़म जो है नामज़द हुए थे और मुंतखब हो चुके हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उनकी जो है वो सिलेक्शन हो गई वहाँ पे और वो उनका इंतखाब जो है वो मुकम्मल हो गया। तो इस वक्त जो सिचुएशन है ताज़ा तरीन वो यही है कि रात गए तक मीटिंग्स होती रही हैं कि किस तौर जो है वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। काबीना 10 लोगों की होगी या फिर 20 लोगों की होगी, इसके ऊपर जो है वो बहस मुबाहिसा चलता रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि इस बहस मुबाहिसे के बाद जो है वो अभी तक जो है ये फैसला नहीं हो सका है कि आया 10 लोग होंगे या 20 होंगे। हमारे ज़राए का ये बताना है कि आला सतह चेयरमैन की जानिब से ये कहा गया है कि काबीना जो है वो मुख्तसर हो, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उनकी जानिब से कहना है क्योंकि टाइम उनके पास मुख्तसर है, तो इस वजह से जो है वो काबीना एक ही बार बना ली जाए। और आज जब हल्फ बर्दारी होनी है राजा फैसल मुमताज़ राठौर की ऐवान सदर में,
तो उस हल्फ बर्दारी के साथ ही जो है वो काबीना की हल्फ बर्दारी भी हो जाए। तो आज अभी तक जो है ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि काबीना की हल्फ बर्दारी होगी या नहीं होगी। इसका जो हतमी फैसला है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कुछ ही देर में जब यहाँ पहुंचेंगे, 11 बजे के सेशन होना है, तो उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुंचेंगे तो फिर उसमें डिसाइड होगा। जी ज़ोहेब। नहीं, मुझे बताइएगा कि हम भी इसकी टाइमिंग से मुताल्लिक आपने 27वीं को ज़ाहिर जिक्र करते हुए आप आगे बढ़ी, तो क्या 27वीं तरमीम की वजह से रुक गया था? और लोग ये कह रहे हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहा है ना कि 27वीं तरमीम में हिमायत पहले चाहिए थी और उसके बाद ये दे दिया कि भाई ये आपका एक गिफ्ट है, ये आपको मिलेगा। तो क्या इन बातों में कितनी सदाकत है? वहां क्या बात हो रही है? टॉक ऑफ द टाउन क्या है? देखिए, हमेशा जो भी कानून साजी होती है वो एक हुकूमत और एक एलाए और एक अपोजिशन के दरमियान में दर हकीकत बार्गेनिंग चिप होती है। तो अब ये कहना कि इसकी वजह से 27वीं आईनी तरमीम रोकी गई थी या 27वीं आईनी तरमीम की वजह से ये रोका गया था मामला कि जो है वो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बना ले, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सारी डिसाइडेड थी ऑलरेडी आला सतह के ऊपर कि किस तौर से आगे बढ़ना है, और 27वीं आईनी तरमीम भी आनी थी। जो बुनियादी तौर पर नुक्ता था वो ये था कि ये तय करना था कि 27वीं आईनी तरमीम पहले आएगी या ये जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है ये पहले बनेगी। तो 27वीं आईनी तरमीम को मुकद्दम रखा गया। अब एलाइज जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, आपको पता है कि ये वहाँ पर विफाक में इत्तेहादी हैं और यहाँ पर वहाँ पर इनका एक फार्मूला मौजूद है पावर शेयरिंग का। यहाँ पे मुजफ्फराबाद के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए क्या पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो तय हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। तो वो फार्मूला जो ही तय हो गया कि नून लीग जो है वो अपोजिशन में बैठेगी, वहाँ बैठकर जो है वो अपोजिशन लीडर भी नून लीग का होगा, तो नून लीग अपोजिशन में होगी, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में होगी। इसके ऊपर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं यकीनन माहिरीन कि दोनों जो है वो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर जो है वो अपना शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लाना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जो है वो एक इत्तेफाक राय के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना क्यों इंपॉर्टेंट है ज़ोहेब? क्योंकि आगे जो है वो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ जुलाई में इलेक्शन हो जाने हैं, तो अब जुलाई में आइन ये कहता है, अब होंगे या नहीं होंगे ये तो कबल वक्त है कहना। नहीं, ये बताइएगा कि वहाँ की जो अवाम है उनका क्या रिएक्शन है, वो इससे कितने मुतमईन हैं, खुश हैं? एक तो ये बात, दूसरा ये कि इलेक्शंस भी करीब ही थे, तो इलेक्शंस तक भी ये मामलात लेके जाए जा सकते थे कि तब एक ही टाइम पे चेंजेस आते और वो काफ़ी अरसे तक रहते। नादिया, जो भी हुकूमत बनाती है पार्टी, उसके इलेक्शन में अपर हैंड होता है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला तो ये एक वजह जो है वो दिखाई देती है। दूसरी वजह ये है कि चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ जो अवामी एक्शन कमेटी की जो एक हड़ताल थी और वो पुरतशद्दुद उसमें जाने भी गई और फिर वो जो धरने दिए गए, उसके बाद हमने देखा कि एकदम से जो है वो पूरा जो कैनवस है वो चेंज होना शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी ने कहा हमें नहीं चाहिए चौधरी अनवारुल हक, नून लीग ने कहा हमें नहीं चाहिए, तो सारी जमातें और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के उनके अपने साथ के बैठे हुए वजीर जो है उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो वोट दिया है। तो ये सारा सिनेरियो बिल्ड करने की जो बुनियादी वजह है, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि सिर्फ 6 महीने हैं और 6 महीने के अंदर इन्होंने डिलीवर भी करना है। अवामी एक्शन कमेटी के जो 38 में से 37 मुतालिबात विफाकी हुकूमत के साथ तय हुए थे, कल जो है वो जब फैसल राठौर वहां से मुंतखब होकर बाहर निकले हैं तो उनमें से 37 तो उन्होंने वहीं ऐलान कर दिए कि भाई ये सारे मामलात जो हैं ये समझे कि हल हो गए, इस्लाहात भी हो गई, फंड्स के मामलात भी हो गए, जो मुतालिबात थे उसके अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने अब मैं उस डिटेल में बताया, रेट दी। बिल्कुल यही अपडेट उन्होंने दी है। और ये सही कह रही थी वो कि जब अब इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन में जरा ये होता है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है ना उससे इजी हो जाता है मामलात को देखना, मामलात को देखना, बस ज्यादा नहीं, मतलब मैनिपुलेट करने की बात नहीं है, देखना तो जरा आसान हो जाता है। इसलिए हुकूमत बहुत जरूरी थी और जरा जेन्युइनली भी मसाइल हल करना थे वहाँ के लोगों के। तो ताकि ये कि जरा शुरू हो जाए काम, जो इसको स्टेबल करना, सारे इंतजामात चीजें वो फिर शुरू हो जाए आई थिंक, और इलेक्शन के पास में काफी स्टेबल हो चुकी होगी फिर ये नई गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे। तो एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते बहुत सारी खबरें, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ोहेब जी, बांग्लादेश की हम बात करेंगे और 2024 से ही बांग्लादेश जो है वो खबरों की जीनत बना हुआ है, जो वहाँ पर सूरत हाल बनी और एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एहतजाज को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए जो इनडिस्क्रिमिनेट पावर का इस्तेमाल किया शेख हसीना वाजिद ने, और 1400 के करीब स्टूडेंट्स उसमें ज़ाहिर मारे गए और फिर वो रुक नहीं सका सिलसिला। और उनकी कुछ ऑडियो जो मैसेजेस भी लीक हुए जिसमें हसीना वाजिद जो है ऑर्डर कर रही हैं कि जी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको आप मारें। बिल्कुल क्लियर हो गए कि उनकी इंटेंशन खराब थी और अपने ही लोगों पे गोली चलाने का उन्होंने ही ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से सजाए मौत उनको बिल्कुल उनको भागना पड़ा फिर मुल्क से। उस रेवोल्यूशन को ज़ाहिर है वो फेस नहीं कर, फिर उसके बाद आप भागते कहाँ हैं? ऐसे हाल में आप कहाँ भागते हैं? अपने दोस्त के पास भागते हैं, जो आपके साथ पार्टनर इन क्राइम होता है, वही जो है आपको है पनाह देगा। बिल्कुल रेफ्यूज लिया उन्होंने भारत में। अच्छा, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया और उसमें लोगों को मरवाने, फिर इंसाइटमेंट यानी इनडिस्क्रिमिनेट पावर का इस्तेमाल और मिसयूज ऑफ पावर अथॉरिटी, और फिर उसको उनका जो रूल सारा चलता रहा है, उन्होंने जिस तरीके से ऑपोजिशन की आवाज़ों को बंद किया, लोगों को एग्जीक्यूट किया, कई बड़ी जल्दी फैसला आया है, अच्छी बात है। विद इन ईयर ये जिसका है फैसला आया है। बिल्कुल। और अब ये हसीना वाजिद तो मान नहीं रही इसको, कह रही है मेरे खिलाफ साजिश है, मैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगी, इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी, मैं तो नहीं वापस आती। लेकिन लीगली अगर देखा जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट भारत की गवर्नमेंट और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच में हुआ है वो है प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी कह लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जिसकी वजह से जिसमें है कि कोई अगर आपका एक मुल्क का अगर कोई क्रिमिनल है तो दूसरे मुल्क को उसको वापस करना पड़ेगा तो अगर उसको सजा हुई है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे बात करना जरूरी है कि अब भारत क्या करे। बिल्कुल ऐसे तो हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट न्यूज एडिटर ढाका न्यूज ताजुल इस्लाम साहब ने। ताजुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश में है और ये सज़ा के बाद उनको एग्जीक्यूट करना, इस पर इम्प्लीमेंटेशन तो एक अलग टास्क है और इट्स नॉट इजी टू ब्रिंग अ बैक एंड एग्जीक्यूट हर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट वर्डिक्ट। Right now the environment in Bangladesh is really good, I would say. Everyone was cheering, everyone was celebrating this occasion, like Sheikh Hasina being sentenced to death. Like we have seen countless photos of people crying because those are the tears of happiness. People are crying. The families of those who were killed brutally last July, they were crying in happiness. But then again, when it comes to the point of execution, it gets a little bit complicated because first of all, in the past 54 years of Bangladesh independence, there are not a single instance where a woman was executed. Exactly. It's just something that never happened in Bangladesh. And Sheikh Hasina, she still has options to file a plea, because the thing is, if she wants to file a plea, she needs to be inside Bangladesh. She is not inside Bangladesh. She is in India, so she is not doing it. And I think what it finally implies is that if Hasina wants to file an appeal against this, she needs to return to Bangladesh, surrender to the court, and then file an appeal. Otherwise, she can just continue to stay in India, and India will continue to shelter her. She should return, but she won't return. So what kind of pressure are you planning to put on India to make sure that they hand over this criminal back to the government of Bangladesh? Well, that's something that the people in the government would be able to answer better. But the thing is, as far as I know, there are really not much of an option for Bangladesh right now, because
Bangladesh can keep urging India to return Sheikh Hasina, but what ends up happening is uh, if they do not whether they return Hasina or not completely depends on India, because you were talking about that exchange of prisoners act between the two countries. That also specifically implies that India is not always bound to send the prisoners back to Bangladesh. They are on if they believe that that particular prisoner will not face proper justice in Bangladesh, they can refrain from sending the prisoners. That's like one of the clause in that agreement that Bangladesh and India signed. Taj Islam, tell me something about that. She had a legacy of her father, and at one stage, like her father was popular over there, she was popular leader. But what went wrong with Sheikh Hasina Wajid? There were no human rights over there, no opposition. Like they hadn't got any opportunity to raise their voices, and because of that suffocation, a revolt or a revolution, we have seen over there from the students on the streets. If you ask me personally, I would say that Sheikh Hasina, over a span of a decade and a half, she got overconfident about how much she can rule the country, because you cannot just even if you are an autocrat, even if you are operating an autocrat regime, you cannot make enemies with everyone. That's what Sheikh Hasina did. Like, protest against her was first took the street. Everyone joined that protest. People from every single political party joined in that protest, and they didn't use the identities of their political parties. They went to the protest under the banner of Students Against Discrimination, a completely new organization. And what about her response statements she is giving? Like, she's saying, "I will take revenge," and they are not in a position to, execute me. I'm a popular leader. People will raise voice. They will come on streets. So what about that? Hasn't happened so far. Sheikh Hasina keeps saying such stuff online. The page of Awami League and page of Chhatra League, the student wing of Awami League, they keep posting such stuff. But whenever we heard about a lockdown or Awami League recently announced a Dhaka lockdown program, and we went to the street and we didn't see anyone from Awami League. We saw people from BNP, from Jamaat, from the newly formed organization NCP. They were looking for Awami League people because there were some recent arson attacks on Bath. People were throwing petrol bomb and leaving. Some people were and Jamaat Islami is like they were on the receiving end. They were victimized, like they were on the receiving end during her tenure. So it's a sigh of relief for them. जी, thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका but there's no one from. Thank you so much for your time. ताजुल इस्लाम हमारे साथ है. नहीं, काफी क्लियर की इन्होंने पिक्चर, और कितने, मैं कहती हूँ, फूल्स पैराडाइज में हसीना वाजिद जो हैं जी रही हैं कि जी उनकी सपोर्ट में लोग निकल आएंगे सड़कों पे, उनके खिलाफ ही निकल रहे हैं. आपके तो घर के बाहर भी आज बहुत रश था. जी हाँ, प्रोटेस्टर्स बिल्कुल, और लोग इतने खुश हो रहे थे, शुक्राने के नफल पड़ रहे थे कि भाई ये इनको सजा होगी. बिल्कुल, और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्होंने कहा ना कि उन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं. उन्होंने कहा बस मैं ही हूँ ऑटोक्रेटिक, उनका रूल, और बस मैं जो कह रही हूँ ठीक है, बाकी किसी की कोई से नहीं है. और किसी को आजकल जो है ना, ये जो आपकी यूथ है ना, यूथ अब नहीं बर्दाश्त कर रही किसी भी मुल्क का जो है, और वो किस तरह से उन्होंने जो है गवर्नमेंट्स को पलटाया है. हसीना वाजिद ने जो ये यूथ के खिलाफ और अपने यंगस्टर्स के खिलाफ जैसे ऑपरेशन किया, ये इनको बड़ा महंगा. अब भारत में रिफ्यूज लिया हुआ है उन्होंने. भारत से क्या खबर है आपके पास? भारत की क्या खबर है आपके पास? बड़ी खास खबर है. एयर शो तो आपने देखा होगा, कतर में मैंने देखा, बड़ा खूबसूरत था, मजेदार एयर शो होता है कि, और एक यूएई में, अभी दुबई में एयर शो हुआ, तो हमारे तो जो JF-17 जहाज हमारा इतना प्यारा खूबसूरत, सब लोग उसको देख रहे थे. और यूएई के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी भी नुमाइश, और उनको भी सब ने बड़ा सराहा. तो उसके बाद एक कोने में ना भारत का जहाज तेजस
जो अपनी तरफ से बड़ा कोशिश हाई टेक कर रहे थे कि ये अल्ट्रा मॉड, ये टेक का कोई सुरमा अकॉर्डिंग टू देम, तो खड़ा था जहाज। अभी क्या हुआ जब मसला ये कि जब ये अब या तो ये हवा में हो एयरफोर्स इनकी भारत की या जमीन पे, ये फेल ही है, इनके नसीब में जिल्लत ही है। और क्या हुआ कि जी ऑयल लीक कर गया एयर शो के बीच में, आप ये देख सकते हैं। सारी पावर, जी हाँ, पावर जो मतलब आप एयर शो के लिए अपना एयरक्राफ्ट ला रहे हैं तो उसकी ऑयल ही चेक कर लेना, मेंटेनेंस कर ले भाई उसकी इतनी और वो नीचे उन्होंने फिर वो ड्रम्स रखे हुए हैं, वो जनाब लीकेज हो रही है, अब क्या करें भाई? असल में पता चक्कर क्या है, वो एक स्पेशल बैग्स होते हैं, जब पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम आता है और मोदी को याद आता है तो मोदी को बैग्स लगाने पड़ जाते हैं स्पेशल, और वही बैग जो है फिर उनको अपना जो तेजस जहाज है उसके लिए लगाने बच्चों पड़े। को पैम्पर्स लगते हैं भाई, बच्चों को पैम्पर्स लगते हैं, उस तरह जहाजों को भी लगाया ये मोदी के ही पैम्पर्स थे जो फिर जहाज को लगाए गए। जहाज में ऑयल की लीकेज थी शदीद, बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, बड़ी बेइज्जती हुई सोशल मीडिया पे। इनके अपने लोग जो हैं वो ही कह रहे मोदी को कि भाई और कितनी बेइज्जती कराओगे। अब उड़ता क्या जहाज उड़ता क्या, वो क्या दिखाता है अपना, जब उसकी लीकेज शुरू हो गई है तो उसकी तो उन्होंने बचाया कि भाई ये ब्लास्ट ही ना हो जाए, तो ये कि फिर वो तो डिस्प्ले तो नहीं हुआ होगा, फिर क्या करते हैं? हाँ, सबके सामने हुआ है सब, ये कुछ छुप के बात नहीं हुई है, ये वहीं वहां पे थैलियां वैलियां लेके इन्होंने जो है लीकेज को रोकने की कोशिश की है। तो बड़े आए हाय, क्या मतलब बंदा लीकेज वगैरह चेक ही कर लेता है घर से। मैं आपको ये बता, अगर जहाजों को आप उससे तशबीह देना, 7 जहाजों को गिरते देखा दीगर जहाजों ने, जी हाँ, तो जहाजों की हो गई लीकेज। आए हाय, ये है ना सारी सूरत हाल है कि उन्होंने देखा कि किस तरीके से गिर रहे हैं, उन्होंने कहा हम फ्लाई नहीं करेंगे, जहाज नहीं फ्लाई। मोदी और जहाज का एक ही मसला चल रहा है, बड़े बुरे इनके दिन चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज ये तो हो गया, ये वाला तो हो गया, ये देखें टपकता हुआ तेल जहाज से। मेरे ख्याल इन्होंने JF-17 पाकिस्तान के देखे ना, तो उनके जहाजों का फिर यही बात है ना, पायलट्स कहाँ छुपे होंगे वो एक अलग मिस्ट्री है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और भारत से खबर यह है कि ईरान ने वो जो वीजा फ्री एंट्री थी वो खत्म कर दी है, ठीक है, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह जब आप सुनेंगी तो फिर वो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि यहां से क्या होता था, देख लो पहले मोदी को देख लो ये जो जहाज, मोदी के एक्सप्रेशन जहाज के, और उसने कहा हा ये क्या, एक बार फिर एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट। यस, एक्चुअली है तो हाँ जी बिल्कुल ऐसी। तो आप परेशान रहें, सोचें आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने कब जो हैं अपने ख्यालात, अपनी एक्सट्रीमिज्म को बदलेंगे, तभी हालात ठीक होंगे, वरना ऐसा ही होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे आपके जहाज और आप जो है ना बैग्स पे ही सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वीजा फ्री एंट्री उन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो करते थे, वहां से आ जाते ये इंडियंस वो ईरान आते थे और वीजा फ्री एंट्री थी क्योंकि, तो वहां पर जनाब वो लोगों को जमा करके और उसके बाद यूरोप और इधर उधर वो निकलने की कोशिश करते थे, और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, स्मगलिंग भी इन्वॉल्व है। तो उनकी जब एजेंसीज ने सारा मॉनिटर किया तो उन्होंने कहा भाई अब वीजा फ्री एंट्री खत्म है इंडिया की तरफ से। बिल्कुल, इंडिया से कोई आएगा हमारे मुल्क में तो पहले वीजा लेगा, तो जाहिर उसके वेयर अबाउट्स पता चलेंगे कि कौन है, क्या है, कैसे आ रहा है। तो ये भी देखना ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और मैं आपको बताऊं कि जो लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है ना इंडिया में, आप नंबर सुन के हैरान हो जाएंगे। इनकी अभी एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे अभी चल रही है, दिल्ली क्राइम्स, बिल्कुल। उसके जो नए सीजन में यही दिखाया गया है कि कितनी लड़कियां ये जो हैं इनका सौदा किया जाता है, लाखों रुपए लिए जाते हैं। पहले वो दिल्ली आती हैं ट्रकों में और फिर 12-12, 15-15 लाख में उनको जो है पासपोर्ट्स के साथ पहले ग्रूम किया जाता है। बच्चियों को ये बताया जाता है कि आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी, छोटे गांव वगैरह से इधर उधर से उनको लेके आते हैं, ग्रूम करा रहे हैं, जॉब्स के लिए ला रहे हैं, लेकिन मेकअप कैसे करना है, ग्रूमिंग कैसे करनी है, कैरी कैसे करना है अपने आप को वेस्टर्न कपड़ों में, और उसके बाद उनको जो है बेच दिया जाता है और उनको आउट ऑफ कंट्री निकाल के फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है। आप समझ सकते हैं। और ये और वो किस तरह के जो खरीदने वाला है वो कह रहा है मुझे एक हफ्ते में 40 लड़कियां चाहिए भारत की, जो उनको कहा तो इसी सूरत हाल को उन्होंने देखा, उनको स्मगल करके बाहर लेके जाएगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा गढ़ है भारत जी। तो इसीलिए उन्होंने रियलाइज की बात, बेचते हैं ये लोग, अपनी लड़कियों को बेचते हैं, ये खत्म कर दिया। तो भारत का जनाब ये 2 चीजें हमने आपको बताई, एक तो एयर शो का मुख्य मामला है और फिर उसके बाद ईरान किया गया, तो ये बड़ा सीरियस मैटर है, उन्होंने रियलाइज किया। तो जनाब एक ब्रेक हमने ले ली, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रेनोवेशन बड़ी अच्छी लगती है, घर की हो
अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपकी शहर में हाँ। किसी मेन जगह की रेनोवेशन हो तो सबके लिए बड़ी आसानी हो जाती है और उससे खूबसूरती जो है शहर की वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, और एक तो खूबसूरती की बात है, दूसरा ये है कि देखें जो गरीब आदमी है, मुतवस्सित तबका है, उनका जो सफरी जो उनका वो है, वो ट्रेन ही है। Yes. ट्रेन है या बस है, Yes. ठीक है। जहाज का टिकट तो बड़े बड़े अच्छे अब अफोर्ड नहीं कर सकते, लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद। तो ये ऐसा मीडियम है कि जिसके जरिए हमारी 70% आबादी जो है वो ट्रेन का सफर करती है। तो ट्रेनों का हाल बेहतर होना चाहिए, टाइमिंग्स ट्रेन की जो है वो लेट नहीं होना चाहिए। स्टेशन पे लोगों को बुनियादी तो सहूलियात होनी चाहिए ना, सफाई सुथराई का माहौल, बैठने का इंतजाम, पानी का इंतजाम। अच्छा, जो बाहर से लोग आते हैं ना, जितने हाँ। अब यकीन करें किसी मुल्क में आप जाते हैं ना, तो वहां आप उसका जो इंप्रेशन बनाते हैं ना, उनके एयरपोर्ट्स, उनके बस स्टेशंस, उनके जो ट्रेन के स्टेशंस, वेटिंग एरिया, उससे बहुत आपका ओपिनियन बनता है, आपका एक ब्रांड बनता है मुल्क में, आपके ना बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो बाहर जाके वो इसको जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबने आके ट्रैवल तो करना है। तो आपके लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है और डोमेस्टिक एक शहर से दूसरे शहर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फॉरेनर्स तो ट्रैवल करते हैं, खासतौर पे ट्रेन का सफर एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पर कैसा निज़ाम है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मोना सिद्दीकी ने हमें बताया कि भाई क्या रेनोवेशन हुई है और क्या बिल्कुल ही अलग ट्रांसफॉर्म हो गया है रेलवे स्टेशन। जरा देखिए, दिल थाम जी। लाहौर स्टेशन के बाद अब कराची कैंट स्टेशन की भी किस्मत बदल गई, यानी कि अब इसकी शक्ल जो है वाकई बहुत बदल गई है। और अगर आप देख रहे होंगे तो मैं इस वक्त जिस लाउंज में मौजूद हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कराची कैंट स्टेशन में नहीं बल्कि मैं किसी और जगह पर हूँ। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर एक ओवरव्यू कर दिया जाए इस लाउंज का, जो पाकिस्तान रेलवे है CIP लाउंज बनाए हैं, 2 लाउंज बनाए हैं, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और एक प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो मेरे कैमरामैन शफकत जरा दिखाएं इस लाउंज की सूरत हाल के। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, AC है, और उसके अलावा जितने भी मुसाफिर हैं वो इस लाउंज में जो है 300 पे करके यहाँ पर 3 घंटे के लिए अपनी ट्रेन का वेट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, और साथ ही जो है इसमें उनको स्नैक और चाय भी फराहम की जाएगी। एक अच्छा आरामदेह सुकून का माहौल है। पैसेंजर भी यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी यानी कि खुश दिखाई दे रहे हैं कि एक अच्छा उनको माहौल मिल रहा है। तो इस माहौल से कौन लुत्फानंदोज नहीं होना चाहता। एक ऐसे ही पैसेंजर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इन पैसेंजर से बात कर लेते हैं, बाकी डिटेल मैं फिर दोबारा बताऊंगी कि कैंट स्टेशन पर क्या क्या तब्दीली है। जी, जैसे कि मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तकरीबन 10 साल से यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं कैंट स्टेशन से। कभी इतनी बदली हुई हालत पहले नहीं देखी। तो अभी चूँकि रिसेंटली इनाग्रेशन हुआ है तो यहाँ पर बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे भाई ये लाउंज है, देखें फैसिलिटीज़ बेशक पेड फैसिलिटीज़ हो, लेकिन फैसिलिटी होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा सहूलियात है, इंसान जैसे मर्जी बैठ सकता है अपनी मर्जी से, और फैमिली के साथ माहौल भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये कि गर्मी नहीं है, ठंड है। मुझे सबसे अच्छा तो ये, और साफ सफाई सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, सफाई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल साफ सफाई भी मौजूद है, हर चीज़ है। और साथ ही गुज़िश्ता रोज़ जो है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया था, और जो शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन है वो ट्रेन भी जो है बिल्कुल नई ट्रेन जो है अब लाया गया है उसको। और उस ट्रेन की जो खसूसियत है कि उसकी जहाँ कोचेस बहुत अच्छी है, सीट्स बहुत अच्छी है, वहीं जो उसका डाइनिंग कार लाउंज है वो भी बहुत अच्छा, बिल्कुल नए जदीद अंदाज का बनाया गया है। और उसमें जो है वाईफाई भी, और उसमें जनाब मेल वेटर के साथ साथ लेडीज वेटर जो होती हैं ट्रेन। क्या बात है, तो यकीन नहीं आ रहा हमें कि ये वेटिंग एरिया था कैंट स्टेशन का। भाई फौरन शो के बाद भाई खाने का म्यार अच्छा होना चाहिए, पानी का इंतजाम, सफाई सुथराई। और सिर्फ कराची नहीं, कैंट रेलवे हैदराबाद का रेलवे स्टेशन होना चाहिए, नवाबशाह का, जितने भी स्टेशन है वहां पर लोगों को ये सहूलियात, बुनियादी सहूलियात ये तो अंदर से सफाई ज़ुहैब होगी। अब जो बाहर जो पटरियां वगैरह पे लोग कचरा फेंकते हैं, प्लीज स्टॉप इट। आप एक डस्टबिन एक तो ज्यादा रखें, ट्रैश कैंस हो ताकि लोग उसमें फेंके। वो लोग ये कहते हैं कि कुछ नजर कहाँ, तो फिर कहाँ फेंके, यहाँ ना फेंके तो कहाँ फेंके। तो जो है ना उसकी भी सफाई जरूरी है। और लोगों के ऊपर अब देखिए, अब आपको एक इतनी फैसिलिटी दी है, ख्याल करें, ये सब हमारा है।
तो अगर हमारी हुकूमत ऐसे एफर्ट्स करती है, एक चीज को रेनोवेट किया, खर्चा किया, उसकी सफाई, उसको ऐसा ही स्टेट में रखना हमारी भी स्टेशन जिम्मेदारी के है। साथ साथ और जी ट्रेन हाँ। का भी इंतजाम देखें, अगर ट्रेन साफ हो गई, उन्होंने कहा शालीमार एक्सप्रेस बेहतरीन बना दी उन्होंने, जी। तो वहाँ बड़ी फैसिलिटीज हैं, तो अब ये मुसाफिरों की भी जिम्मेदारी है ना कि उस ट्रेन को साफ रखना, उनका भी कि भाई वॉशरूम्स में आप जाते हैं बिल्कुल। और तो एक वो बोर्ड तरीके से लगा इस्तेमाल दें, करें। एक प्लीज बोर्ड लगा दें इसके बाहर कि गुटखा खाने वाले अफराद का दाखिला ममनू है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज्यादा तो ये सबसे चीज ही जरूरी, है, सबसे बचाएं जरूरी हमें चीज है। गुटखे की पिकों से, हाँ, ये हमारी पीके खराब सड़कों करती को है। और हमारी बिल्डिंग्स को, बिल्कुल, please, एक- हमारी दीवारों को। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। सेव अस फ्रॉम गुटखा। हाँ, ये बात सही, बिल्कुल सही। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जी। कल हम तनकीद कर रहे थे और बिल्कुल सही तनकीद कर रहे थे हम तला अंजुम पर, पाकिस्तानी रैपर है जिन्होंने नेपाल में कॉन्सर्ट के दौरान भारत का झंडा लहराया, लेकिन देखे और लहराते ही रहे वो काफी देर तक, और उसके बाद उन्होंने एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी ये कि उन्होंने जब अपना सोशल मीडिया पोस्ट किया तो वो बिल्कुल भी इस पे किसी भी सूरत उनको ये नहीं था कि वो नादिम है इस पर, या फिर उन्हें ये था कि मुझसे गलती, उन्होंने तो बाकायदा रिइटरेट किया कि मैं तो ऐसा करूंगा, नेक्स्ट टाइम भी ऐसा करना है मैंने। आप क्या समझ रहे हैं? ये तो म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, तो मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं दोबारा करूंगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, क्या कहा जाए, मुझे बताएं। ऐसे में काफी थेरीज अभी जो हैं सर उठा रही हैं, हम उस पर बात करेंगे कि इतने नन्हे बच्चे तो ये भी नहीं है। तला अंजुम ने ये किया क्या है, क्या ये इंटेंशनल था, प्लान था, और वो क्या थेरीज हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्यों ना अदनान फैसल को भी हम अपने जी साथ जी जो जी है बिल्कुल बिल्कुल। join अदनान को कराएं। मैंने देख रहा था हाँ। कल, अदनान भी कुछ इस पे बात कर रहे थे। बड़े फेवरेट हैं हमारे गुड अदनान। मॉर्निंग अदनान, कैसे हैं? जुहेब, नादिया कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। हम ठीक सुबह ठाक सुबह हैं। मजा आता है वैसे उठने में ना, आप लोगों के लिए मुझे पहले उठना पड़ता है, बड़ा मजा आता है 10 बजे। सही गुड मॉर्निंग होती है हमारी। क्या जी बात है, थैंक यू thank you, अदनान। thank you। और जब आपकी वीडियो भी कल और आप देखी लोगों ना, में से हिम्मत है, दोनों को सलाम भी है वैसे। किस चीज पे? अर्ली मॉर्निंग उठना ये सुबह उठने के ऊपर, रेगुलर शो करने के सही ऊपर, बात। और जब- और हम लोग एंगेज करने के बिल्कुल, ऊपर। सुबह सुबह कुरंगी ब्रिज से जो गुजरते हैं ना हम, 15 वो मिनट भी जो वहां लगते उस पे सलाम करें आप हमें। हिम्मत है तो भाई। स्पेशल सलाम है। जी अदनान, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी वीडियो देख के कि बिल्कुल बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे मामलात पे ना जरा उनको समझ नहीं आता कि हम क्या बोलें, या तो बड़ी देर से बोलते हैं, बोलते ही नहीं है। तो हमने तो आवाज़ उठाई, और जुहेब को थोड़ा सा डाउट हो रहा था शायद मिस्टेक्स, ये फिर मैंने स्टेटस दिखाया कि ये तो कह रहे हैं कि मैं तो दोबारा करूंगा, मुझे कोई इसमें शर्म नहीं, बिल्कुल ये तो फिर भी करूंगा, और सही किया। तो उसके बाद तो फिर और तकलीफ और गुस्सा आया। आपकी वीडियो देखी, मुझे बताएं, अब डिफरेंट थेरीज हैं इस वक्त तला अंजुम को लेके। पहली थेरी पे मैं आती हूँ कि वो शदीद नशे की हालत में थे, जो लोग कह रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये नशे की हालत में और शदीद नशे वाले हालत में ही डिडंट नो व्हाट ही वाज डूइंग? नादिया, पहले तो पुरजोर मजम्मत जो भी इन्होंने किया, ठीक है, ये पाकिस्तानी को, खास तौर पे पाकिस्तानी स्टार को बिल्कुल शोभा नहीं देता, लेकिन बदकिस्मती से ये हादसाती स्टार है। ये स्टार वो स्टार नहीं जो स्टार प्रॉपर ना पड़ोसी मुल्क में, पड़ोसी मुल्क वाले हरकत करके दिखाते। ये हमारे जो लोग हैं ना, ये हमारे स्टार, ये हादसाती स्टार हैं। पहले तो इनको जो ना हुकूमत के खर्चे के ऊपर किसी जगह भिजवाएं, और इनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए कि पूरी दुनिया में अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रह गया नशे वाली बात, नादिया, कल जुहेब का मैंने जो शो में देखा, जुहेब बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था कि यार किसी तरीके से कोई लेवरेज हो, कोई शायद ना गलती हो गई हो, कुछ नहीं था। मैं कल भी यही कह रहा था कि ये गलती नहीं है, ये इंटेंशनली किया जाता है अपने स्पॉटिफाई और अपने यूट्यूब के व्यूज के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए। ये वो लोग हैं, अल्लाह की कसम, अगर आप इनसे कहें नादिया इसराइल का झंडा पकड़ना है, ये इसराइल का झंडा ही पकड़ लेंगे अपने स्पॉटिफाई और यूट्यूब के व्यूज के लिए। नहीं, लेकिन शर्मनाक। अदनान, हाँ देखिए, लेकिन है हैरत अंगेज, क्योंकि मैं तो, आपने जैसे बात की ना, कोई मॉडरेट भी लोग हैं ना, एक तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम थॉट्स होते हैं उनके। मॉडरेट लोग भी कह रहे हैं कि यार ये कोई सेन आदमी ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर म्यूजिक की और आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो फिर इंसान की तो बाउंड्रीज होती है, कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं आपकी, तो वो तो आपको उन लिमिटेशंस में रहना है। लेकिन कहीं नजर नहीं आया, और उसने उस एक्ट को प्रोलॉन्ग किया। एक होता है ना कि वक्ती तौर पे किसी ने दे दिया, आपने हाँ, उस एक बाकायदा सेकंड के लिए, उस 2 सेकंड। अच्छा, ये इसे एक और जलालत कहेंगे कि आप अगर कोई गलती करते हैं, नदामत होनी चाहिए ना। आपको समझ में आ गया, पूरी कौम खड़ी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी एक दफा तो सही, उनकी तबीयत ठीक होनी चाहिए।
करें सबकी कि जो इनको इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक किया उन्होंने। बात ये है कि ये जो इन्होंने हरकत की है, ये उसके बाद इतने चौड़े होके वो आए, दोबारा कह रहे हैं मैं दोबारा करूंगा, और इनको ये लगता है कि शायद पाकिस्तान में कोई इनसे पूछने पाछने वाला कोई नहीं है, ये यहाँ एयरपोर्ट पर आराम से आएंगे, घर जाएंगे सुकून से। इनको अंदाजा नहीं है कि हमारे पास ये अथॉरिटीज है, इनको बुला के इनके साथ प्रॉपर एक दफा इनके साथ बात की जाए, समझाया जाए और इनकी ट्रेनिंग की जाए कि पाकिस्तानी स्टार को पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल अदनान, एक और थ्योरी जो है इनके बारे में गर्दिश कर रही है वो ये कि लोग कह रहे हैं कि तला अंजुम को किसी और मुल्क में सेटल होना था और उन्होंने जानबूझ के हरकत की कि ताकि उसके बाद ये कह सकें कि जी मेरी जान को ख़तरा है और अजाइलम के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और उसमें अजाइलम में आपको पता है कि नेशनैलिटी वगैरह और सारा जो है फिर आपको गवर्नमेंट दे देती है, जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नादिया, ये वाली बात तो खैर अब लोगों ने क्रिएट कर दी है, ये क्रिएट हो गई है। ये होते हैं नशे की हालत में, ये होते हैं जब ये जाते हैं ना स्टेज के ऊपर पागल हो जाते हैं। आपने इनकी गानों में गालियां सुनी है? कभी इनके गाने जरा गौर से सुने। आपने इनकी गानों की गालियां देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप बच्चों के सामने घर पे लगा ही नहीं सकते, लेकिन सब खामोश हैं। इसलिए खामोश है कि जो समझ में ही नहीं आ रहा वो गा क्या रहा है। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने एक्शन करने उनको समझ में भी नहीं आता है गाता क्या है। तो मसला ये, हमें इनके गानों से, हमें इनके स्टार होने पे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर दुनिया में हमारे नाम को इस तरीके से हमारे अच्छा, मजे की बात है इंडिया में लोग खुशियां मना रहे हैं, इंडिया में जश्न मनाए जा रहे हैं इनके ऊपर, भाई ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर कि आर हीरो तला। मुझे लग रहा है कि शायद ये अदनान समी की तरह इंडिया जाना चाहते हैं। हाँ, ये हमारा जासूसी करेगा हमारे लिए जाके, ये घटिया जासूस होगा हमारा वहां जाके। मुझे बड़ा अफसोस हुआ नादिया, मतलब ये क्या कर क्या रहे हैं, ये नशे में क्या हो रहा है इन लोगों को। इनकी तबीयतें ठीक होनी चाहिए, पिटीशन दायर होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कोर्ट के अंदर एक दफा, और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका पहले एहतसाब होना चाहिए। मुझे तो लगता है जो भी आर्टिस्ट बाहर अब्रॉड अब जो सफर कर रहे हैं, किसी भी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं ना, इनको एक वैसे इशू करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस कि जी आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए और कौन सी चीजें जो हैं आपने नहीं करना, उनको साइन करवा के भेजें कि जी वरना आपकी जो है ना प्रॉपर्टीज चीजें यहाँ सब जब्त होनी चाहिए और आपके ऊपर सीरियस लीगल एक्शन होगा, क्योंकि ये हम हो क्या रहा है वरना जी, है ना। मुझे लगता है कि सीरियस नोटिफिकेशन आ रहा है ना, इसको एग्जांपल सेट कर दी जाए, एक एग्जांपल सेट हो जाए, खुदा की कसम अगले की जरूरत नहीं होगी किसी और की करने की। नहीं वैसे हम लोग लेवरेजेस जैसे अदनान को करता, हम लोग कहते हैं नहीं यार गलती होगी। हाँ, इतना ज्यादा करते नहीं हमारे आर्टिस्ट, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर ये इस तरह की एडवाइजरी, इस तरह की गाइडलाइंस, फिर वो नेवर एंडिंग सिलसिला होता है, फिर इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं रूल्स के, आपकी आजादी ज़ाहिर है बिल्कुल सल्ब हो जाती है। ये तो खैर आजादी का देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने एक को इग्नोर कर दिया सुहेब, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, एक को इग्नोर कर दिया, ये दोबारा होता रहेगा और ये होता रहेगा, बिल्कुल ये न्यू नॉर्मल होगा हमारे लिए। लेकिन अदनान बिल्कुल इस रवैये को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ना। देखिए, आप एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के, वहां पर आर्टिस्ट भी होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा वैसे एम्बेसडर जाता है और वो बातचीत करता है, तो अब कितनी हैरानकुन बात है कि हमारा एम्बेसडर कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी कॉन्फ्रेंस में और वो अपने पीछे जो है वो पाकिस्तान का झंडा नहीं इंडिया का झंडा लहरा दे। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है। तो ये क्या आप ये सोचें जुए भाई कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडियन स्टार ये करता, उसके साथ क्या होता। अभी रिसेंटली हुआ क्या, सिर्फ एक शॉप के बाहर गलती से चल गया पाकिस्तान जिंदाबाद, गलती से चल गया उनका, उसके जो हशर किया उन लोगों ने, आप अंदाज, एक आम आदमी के जो हशर किया है, सोचें उनका स्टार कोई पाकिस्तान का झंडा ऊपर ले रहा है और कहे कोई बाउंड्रीज नहीं होती जी, बिल्कुल बाउंड्रीज होती है, बिल्कुल बॉर्डर्स होते हैं उनके अदाकारों के लिए। भाई हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारी मस्जिद शहीद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारी फौजी जवानों को मार रहे हैं, और तुम लोगों के लिए दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इसको शर्म नहीं आई जब ये सब कुछ चल रहा था? मैं तो वही हैरान हूं कि जब जंग चल रही थी ये सो रहे थे, अभी इनकी फैमिली यहाँ है, इनके रिलेटिव्स यहाँ है तला अंजुम की, उनको कितनी शर्म आ रही होगी कि जी ये क्या किया इनके बच्चे ने, ये लड़के ने क्या किया है। और जो बना है आज, जिसके जो 4 लोग इसको जानते हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तान ने इसको बनाया, और ये इनको पता ही नहीं कि ये इनकी आइडेंटिटी क्या है। पूछे जरा इनसे, अब ये वापस आएंगे जब, वैसे अदनान इज ही कमिंग बैक, एंड जब ये वापस आएंगे तो इनके फैंस और सबका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या हो सकता है? आ रहे हैं, कोई भाग नहीं रहा, इधर ही आ रहे हैं, फिक्र नहीं करें, हाँ इधर ही रहे। और अगेन ये मसला इनके जो चौड़ेपन है ना, वो ये है कि जी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो डायलॉगबाजी है ना, एक दफा इनको ठीक करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इतनी संजीदा है कि इस किस्म के लोगों को वो जानती है कैसे राय रास्त पे लेकर आना है। लेकिन अदाइश के साथ साथ मुझे बताएं कि लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन में भी जरा कंट्रोल्ड रिएक्शन होना चाहिए ना। देखिए, किसी की जान, किसी को मारना मकसद नहीं है,
ठीक है, किसी की जान देना मकसद नहीं है, उसके रवैये को रिफॉर्म करना मकसद है ना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर या अथॉरिटीज जो है वो जिम्मेदारी से काम लेते हैं, उनको बताएं कि भाई आपकी ज़ोएब भाई देखें, जानना मारना वारना की बात तो हो ही नहीं रही ना। नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं ना, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे रवैये इस तरफ चले जाते हैं, फिर वो लोगों की फैमिलीज को टारगेट किया जाता है। लोगों ये वाली कौम नहीं है, हम ये वाली कौम नहीं है, हम गलती से भी हम ये वाली बिल्कुल भी कौम नहीं। हमारा बिलीव ही है, पड़ोसी मुल्क ने गलती की थी जंग करने की, हमने पहल नहीं की, उन्होंने पहल की थी, हम हमेशा जवाब देते हैं। हम ये कौम ही नहीं है कि मार वार की बात की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हम ये भी नहीं कर सकते अच्छा, मुझे लगा जब इन्होंने किया ना तो मुझे लगा दूसरे दिन माफी मांग लेंगे आके। बिल्कुल बिल्कुल, और वो विंडो थी इसके पास, और ये उसके बाद अड़ गया अनअपॉलोजेटिक। He is shameless and proud actually. नहीं, वो अब भी आप सही कह रहे हैं, अब भी है इनके पास वो विंडो। अब अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दें कि भाई हो जाती है गलती इंसान से। ज़ोएब भाई, वो कल से जो आप विंडो देना चाह रहे हैं, विंडो लेना नहीं चाह रहे, वो नहीं लेना चाह रहे आपकी विंडो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ना वो लेना चाह रहे हैं और ना मुझे ये वो जिनकी विंडो लेंगे ना, वो जिनकी विंडो इनकी लेंगे वो ठीक हो जाएंगे। नहीं जी, बिल्कुल बात है, बच्चे नहीं है, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शंस को लेके, अपने मुल्क में भी और खास तौर पे मुल्क के बाद। अगर मुल्क के बाहर आप कोई ऐसी कोई आप कानून तोड़ते हैं अदनान, तो क्या वो आपको बख्शा जाता है? आपको वहां सजा नहीं होती? या उस वक्त भी आपके ऊपर ये होता है कि जी कोई बात देख लें ये ले? जी नहीं, जब कानून तोड़ा जाता है, जब आप गलत काम करते हैं तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल होना चाहिए। और अगर इस दफा इदारे हरकत में ना आए, हमारी हुकूमत हरकत में नहीं आई, तो याद रखना ये एक न्यू नॉर्मल होगा। और कुछ हमारे स्टार पागल हो गए, कभी कहेंगे नशे की हालत में, फिर बाद में माफी मांग लेंगे। सारे अपने छोटे घटिया व्यूज के लिए, थोड़े से डॉलर्स के लिए ये सब कुछ करने को तैयार है। अल्लाह की कसम, अगर आज इनको नहीं रोका गया तो कल ये इसराइल का परचम अपने पर लटका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने हमें वक्त दिया और आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि कोई तो इसकी रोकना पड़ेगा इसको, बिल्कुल, लेकिन उसका तरीका कार क्या होगा और ये आंसरेबल, और बिल्कुल जो है ना एक्शन जो है अथॉरिटीज को तला अंजुम के खिलाफ लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल लाइक एवरीवन एल्स। एक्शन के बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए ताकि दोबारा रिपीट ना हो। ये बिल्कुल, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नशे में हुआ, होश में हुआ, और उसके बाद मैं तो कहूंगी ही इज शेमलेस एंड प्राउड। बहुत अफसोस की बात। तो एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। हमारे साथ कौन है ब्रेक के बाद? अरे स्माइल, अपने दिल से दुख हुआ ना, इसलिए जरा नॉर्मल होते हुए टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, आमना इलियास है हमारे साथ अभी ब्रेक के बाद। द अमेजिंग फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, और अब जो है एंटरप्रेन्योर, अपना नए ब्रांड को जो है लॉन्च कर रही हैं हमारे शो। पहली दफा यस हमारे शो पर ये लॉन्च कर रही है। द ग्रैंड लॉन्च, क्या बिजनेस क्या होने वाला है, आमना से बातें करेंगे अनकट अनफिल्टर्ड। तो स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो है मेरी बड़ी प्यारी सहेली कोलीग जो है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, लाइव जूम पे, शुक्र है बात नहीं हो रही, आमने सामने बात हो रही है, और आमने सामने आमना से बात हो रही है। मुख्तलिफ एनर्जी आपकी, आमना सामना हो रहा है, आमना से तो आपकी एनर्जी और है। हाँ, और मैंने आमना के साथ काम किया तो मुझे पता चला कि कितनी प्यारी है, देखने में तो है ही, लेकिन इसका दिल कितना खूबसूरत प्यारा है। ईद टेली फिल्म की थी हमने, बड़ा मजा आया। आमना इलियास हमारे साथ है, द फेमस फिल्म एक्टर, मॉडल, टीवी एक्टर, सिंगर तो नहीं रह गया? तो नहीं है साथ में, गाना गाया नहीं लेकिन गा सकते हैं। और अब एंटरप्रेन्योर, अपना ब्रांड लॉन्च, ओहो बिजनेस लड़ी। हाँ जी, और ब्रांड भी लॉन्च करिए, पहली दफा आप राइज एंड शाइन पे देख रहे हैं, आज से ही हो रहा है, एक्सक्लूसिव है। हाँ एक्सक्लूसिव है, ये बार-बार हम बता रहे हैं। वेलकम आमना, कैसी हो? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोनों को थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड अनाउंसिंग फर्स्ट टाइम ऑन 365 दैट आई एम कमिंग आउट विद माय ओन clothing line. I'm so excited. I'm also so excited. तो ये जो इतना प्यारा ड्रेस पहना है, ये भी उसी रेंज से है कुछ? जी, ये मेरी ही कलेक्शन से है। इसका नाम है, इस वाली लाइन का नाम है वेलवेट सिम्फनी। तो मैं फौरन से आ जाऊँ अपने काम पे। हाँ, थोड़ा सा हैप्पी मूड है, उसके बाद फिर और भी डिस्कस करेंगे। आ जाओ जी। तो जो कलेक्शन है, हमारी कलेक्शन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज सैटिन वाइब्स, जिसमें सैटिन फिनिश विस्कोस है, विच इज प्लेन सिलुएट्स, लॉन्ग शर्ट्स, लॉन्ग कट। सिलुएट क्या होता है, जरा थोड़ा सा वो बताओ। सिलुएट होता है एक कट को कहते हैं सिलुएट, ठीक है। इट कैन बी अ शॉर्ट सिलुएट। असल में तो सिलुएट कहते हैं एक, अगर इसकी मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताऊं तो एक
आपने देखा है कभी कभी हम सनलाइट में जो एक शॉट लेते हैं तो वो एक सिलुएट आती है, यू नो द फॉल ऑफ द फैब्रिक और द फॉल ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज यूजुअली कॉल्ड सिलुएट अगेंस्ट द लाइट. So we describe it in fashion. Silhouettes usually होता है कि आपके कट्स का फॉल किस तरह की. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन समझ फिर भी नहीं आई. लेकिन sounds nice, very glamorous. It sounds very soothing, right? So one is satin vibes, the other is bold bear जिसमें खद्दर pure खद्दर fabric है, and another is symphony जो कि मैंने एक outfit पहना हुआ है. So these are the pieces that I've made and they're going to be soon live inshallah by the end of this week on my website shop@amnailyas.com. और ज्यादातर आपका फोकस मुझे लगता है जो आपकी जर्नी भी रही है जिसमें बात हम करेंगे मासेस के लिए होगा ज़ाहिर है वो. ऑफ कोर्स मेरा ब्रांड बिल्कुल जो ब्रांड की आइडियोलॉजी है वो आप यही समझ लीजिए कि इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेरे ब्रांड की यूएसपी क्या है तो उसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा. नंबर 1, एक तो हम आपको दे रहे हैं एलिगेंट एंड ग्रेसफुल कट्स जो कि आपको रिटेल में रेडी टू वेयर में मार्केट में नहीं मिलेंगे. एंड बाय दैट लेट मी एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल वी मेड वन गरारा पैंट्स इन सैटिन फिनिश विस्कोस जिसका जो पेंचा है वो 1 गज का है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गिविंग यू फैब्रिक, वी आर गिविंग यू प्रीमियम कट्स जो कि आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, राइट? ऐसे कट्स आपको मार्केट में नहीं मिलते, आपको वही मिलेंगे छोटे यू नो टेपर्ड पैंट्स जो पैटर्न चल रहा है वो मिलेगा. या एंकल से ऊंची पैंट्स, क्यूलॉट है, ट्राउजर है, इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलती. Another thing is that it's और जहाँ मिलती हैं बहुत expensive. बिल्कुल, फिर से मैं वर्ड यूज करूंगी modest silhouettes. By modest silhouettes I mean ऐसे कपड़े जो कोई भी लड़की जो कहता है वही होता है यार नादिया. मुझे बात समझ नहीं आती रहती, हम बचपन में कहते थे जो कहता है वही होता है. हाँ जी, तो modest silhouettes में ये है कि जो भी आप पहनेंगे कोई ऐसी लड़की से लेके एक बड़ी एज की ख्वातीन औरत तक, यू नो एवरीबडी कैन वेयर आवर पीसेस. ऐसा हमारे डिज़ाइन हमारे कट्स ऐसे नहीं है कि आप पहनने से पहले सोचें यार मैं ये बाहर पहन के जा सकती हूँ नहीं जा सकती. सो एनीथिंग दैट वी आर मेकिंग वी आर कीपिंग इन माइंड कि एक हाउसवाइफ, एक वर्किंग वुमेन या एक नॉर्मल लड़की जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती है, एवरीबडी कैन वेयर आवर क्लोथ्स आउटसाइड द हाउस. ऐसे नहीं कि जी सिर्फ घर में पहन के बैठ गए या ना मम्मी को प्रॉब्लम होगा ना अब्बा को. और खासतौर पे मुझे एक फुप्पा होते हैं ना फैमिली में, बिल्कुल, और एक फुप्पो होती है जिनको बिल्कुल तनकीद करनी है, ये क्या पहना है तुमने यार, ये बाजू मना करे. I have 2 more left and the third is that our fabric is very very soft. If we talk about satin finish viscose, if you wear it honestly, मैंने जितनी दफ़ा वो outfits try किए हैं क्योंकि मैं ही गिनी पिग हूँ अपने उसमें अपने स्टिचिंग यूनिट पे, तो मैंने जितनी दफ़ा वो पहना है लिटरली आई फील लाइक कि आई फील फेदर लाइक. एक तो कोई धागा नहीं चुभ रहा, कोई टैग नहीं चुभ रहा. Yes, it has very satin finish. It's very soft. It falls on your body. And number 4, we have very affordable prices. मैं आपको silent luxury दे रही हूँ एक बहुत ही affordable price में. यानी डिजाइनर्स कट है और वो वैसी है. और वो anybody from any tier of the class. और वो जो comfort की बात की है ना आमना ने, वाकई अब यूथ जो है वो comfort की तरफ. Of course, मैं खुद I love comfort. I mean, अब मैं तो to be very honest, I've worn heels all my life. और अब मुझे कहीं पर्सनल इवेंट पे कहीं पहननी पड़ जाए तो मुझे मौत पड़ जाती है. अच्छा, मुझे ना अच्छा ये लग रहा है कि ये जो आप डिज़ाइंस वगैरह की बात करी ना, इसमें मुझे लगता है कि हम सबकी ख्वाहिश होती है कि जो हम कपड़ा पहने उसमें स्लिम लगें. ये है. अच्छा, another thing that I've kept in mind is body type. है ना? Yes. जब मैं अपने कपड़े में देखती हूँ इतने खूबसूरत और पहन के आप इतने चौड़े लग रहे होते हैं, मैं कहती हूँ यार क्यों मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ऊपर से मैं चौड़ी लगूं कपड़े पहन के, क्या फायदा. I think when you will see the pictures and you will see the video, और audience भी देखेंगे. देख के मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे कट्स में मुझे पता है कि मैं कपड़े पहनूंगी तो मैं स्लिम बल्कि लगूंगी. लेकिन नादिया, हमने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जहन में रखी है कि मैं एक मॉडल हूँ. आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड कि मैं पतली हूँ ऊपर से लेके नीचे तक. बट आई वांट मॉडल नहीं है. हाँ, हर कोई मॉडल नहीं है. हर कोई मॉडल नहीं होता. और हमारे मेजॉरिटी बॉडी टाइप जो खवातीन का है, दे आर स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड. अब मसला ये है कि जब आप उनको कुछ भी ब्लॉक पे ना देते हैं तो वो मतलब मोटी लगने लगती है, या शॉर्ट हो और या शॉर्ट हो तो शॉर्ट लगने लगती हैं. सो आई थिंक एनी टाइप ऑफ पीस हमने जो डिजाइन की है, हमने स्लाइटली उनको स्ट्रेटिश एयरलाइन लॉन्ग शर्ट्स विल ऑलवेज मेक यू लुक लॉन्ग, बूट कट पैंट्स, गरारा पैंट्स विल ऑलवेज मेक यू फ्लेयर्ड पैंट्स विल मेक यू लुक टॉल एंड स्लिम. सो यू नो कीपिंग ऑल ऑफ दैट माइंड, सो ब्रांड की आइडियोलॉजी जो है, बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली हर ब्रांड के साथ काम किया है.
from retail to design house, from big to the biggest. So my understanding and my knowledge for clothes is an experience of more than 10 years. और ये बात कि जी डेकेड का आपका मोर देन डेकेड का एक्सपीरियंस है, तो आमना नोज के यार कपड़ा फिट चीजें इतने डिजाइनर्स के आपने पहने हैं कपड़े, तो आपको पता है कि आपको अच्छा किस कट में आप लग सकते हैं। और कौन सा दूसरी बात ये है फैब्रिक। कि आप कंफ्यूज मत करें ना लोगों को, आप लोगों को कंफर्ट दें, लग्जरी दें। फॉर एग्जांपल दिस दैट आई एम वेयरिंग, दिस यू कैन इजीली वेयर इट विद सम हेवी ज्वेलरी और आप आराम से किसी शादी पे पहन के जा सकते हैं। शादी भी ज्यादा कढ़ाइयों की जरूरत नहीं है। वर्किंग क्लास हमारी ज्यादा है ना यहाँ पर, शहरों में तो वर्किंग क्लास है, Exactly. खवातीन भी जाती है, तो ऐसा कंफर्ट होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए कि आप इजीली पहन के चले जाए। आई मीन आई थिंक टाइम्स आर आल्सो चेंजिंग, वी लाइक डेक्ड अप स्टफ एज वेल, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक मेरी तरह के भी लोग हैं मार्केट में जो कि चाहते हैं आपकी तरह के लोग हैं। बिल्कुल, क्या आप मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं खर्चा भी करूँ और मैं वो कपड़े पहनूं कि उसमें मैं अच्छी भी ना लग रही हूँ। क्या कॉन्शियस रहे आप, हाँ, हमेशा की पता नहीं मैं अच्छी। अच्छा, कौन से फैब्रिक और कौन से कट्स को तुमने खास कहा है कि ये नहीं मैंने इस्तेमाल करना, ये कपड़ा और ये टाइप का कपड़ा और ये कट्स नो। सो जब मैं अपनी R&D कर रही थी और जब मैंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो मैं वैसे तो हम हमेशा मॉल जाते हैं, राइट? हमें जो पसंद आता है हम ले लेते हैं, हम देखते हैं अच्छा ये अच्छा फैब्रिक नहीं, चलो ये अच्छा है, उससे बेहतर है ये ले लेते हैं। लेकिन जब मैं अपनी R&D करी थी, आई रियलाइज मार्केट में इतना बुरा फैब्रिक पड़ा था, लाइक वो फैब्रिक जो शायद आपको बहुत ही चीप प्राइसेस में मार्केट में मिलता है और फिर वो फैक्ट्रीज में हजारों के हिसाब से बन रहा है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव बिक रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो एनीथिंग आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ माई फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर आप प्योर सैटिन विस्कोस देखें उसमें भी लेवल्स हैं, अगर आप सिल्क देखें तो उसमें भी लेवल्स हैं, अगर आप वेलवेट देखें तो उसमें भी लेवल्स। सो वी ट्राई टू यूज द बेस्ट फैब्रिक दैट वी कैन। हम कभी भी ये नहीं करते कि हम ऐसा फैब्रिक लें जो आपको चुभे या धुलने के बाद वो रफ हो जाए। सो एनी तो यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैब्रिक इन द मार्केट। लेकिन फिर इतनी कट्स नहीं उन्होंने बताया। मेंस फैशन में क्यों नहीं आ जाती आप? वो तो उसके हमारे यहाँ तो मतलब जैकेट्स ही बनाना नहीं आती। एंड रही बात कट्स की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वी आर कीपिंग द बॉडी टाइप इन माइंड। तो जो भी कट्स आके लोग देखेंगे, लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, लॉन्ग भी हैं। एंड माय मेन एजेंडा वाज दैट एवरीथिंग शुड बी बिलो, शुड रीच योर मिड थाई। माय शॉर्टेस्ट लेंथ इज योर मिड थाई। मिट्टी भी आ गई छोटी छोटी, मैं तो हैरान हो गई देख। अच्छा, अनदर थिंग, द ओनली फैशन दैट आई डोंट लाइक इज क्रॉप टॉप्स। मुझे तो समझ ही नहीं आता। खैर वो तो ईस्टर्न में बनते भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। ये कुछ कोड पता नहीं सेट्स जो हैं उसमें लड़कियां लगता है कि बाकी, और ये शिकायत भी है कुछ लोगों की, खासा पे मर्द हजरात की, कि लग रहा है कि लेडीज बस सोते हुए उठ के आ गई। Exactly, it looks like a night suit. मैं तो स्कूल में देख के हैरान होती हूँ। अच्छा, वो सारी लेडी कितनी माएँ लग रहा होता है, मैं कह रही तो सोते हुए उठ के आ गई। क्या करें? अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, तो आप यानी कल्चर को देख रही हैं, नॉर्म्स को भी देख रही हैं, इस मुआशरे को भी देख रही हैं, या नहीं आप कहती हैं नहीं फैशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं जो फैशन मुझे लगेगा मैं बनाऊंगी, जो ट्रेंड्स होंगे, जो ट्रेंडी लगेगा वो बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते, ठीक है। अनदर थिंग इज कि मैं ऐसी चीज़ क्यों बनाऊं जो कि मेरी जो साथ की ख़वातीन हैं वो पहन ही ना सकें। मैं क्यों उनको ये फोमो क्रिएट करूं या उनको इस डिस्कम्फर्ट में डालूं कि अगर मैं उनको एक अच्छी चीज़ दे सकती हूँ वो मेरे कट की वजह से ना खरीदें। सो आई वांट टू केटर एवरी विमेन ऑफ पाकिस्तान। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही कि मैं एलीट के लिए बनाना है, और या इट्स फॉर एवरीवन एंड इट्स मॉडेस्ट फैशन। अगेन मैं बात करूँगी, I believe in modest fashion, जबकि मैंने हर तरह की मॉडलिंग की है, to be very honest, but that was my work. But if you ask me in my real life कि मैं क्या पहनती हूँ, yes मैं कुर्ता शलवार पहनती हूँ, मैं स्ट्रेट पैंट्स पहनती हूँ, मैं वाइट पहनती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ जिनमें मैं इजीली मार्केट भी चली जाऊँ, मैं मॉल भी चली जाऊँ, मैं अपनी मीटिंग भी अटेंड कर लूँ। सो आई वांट टू हैव, सो माय खद्दर लाइन, माय विस्कोस लाइन इज एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर वो मैं आउटफिट सुबह पहन के निकलूँ, मैं आपके शो में भी आ सकती हूँ, मैं अपनी ऑफिस मीटिंग भी कर सकती हूँ, आई कैन इवन डील विद माय कारीगर्स। सो यू सी, सो माय फैशन इज नॉट रिवीलिंग, is not something जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स हमारे कल्चर के साथ। सही है। क्या प्राइस रेंज क्या है हमने तकरीबन? ये आ गया। आहा, बोल्ड एंड बेसिक, जस्ट लाइक आमना इलियास herself। ये तो है ना,
और अच्छा ये USP कलेक्शन बताई और थी, वैसे USP नाम है। जो तुम्हारे ब्रांड का क्या नाम? It's Amna Ilyas. Amna Ilyas. नाम भी काफी है। Yes, नाम बोल्ड भी एंड काफी- बेसिक बहुत सही था, यूएसपी भी यही है ना? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बेसिक। और एक ये आपने खुद भी पहना हुआ है डिजाइन, ये वाला जो है क्या बात है। टसल वाला, पिक्चर में इतना ग्रैंड लग रहा है ना ऐसे करके। अच्छा, अब हम इनसे जरा हटके थोड़ा सा और भी बातें करें, और भी क्या बातें ख्याल करें। है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ इंडस्ट्री में बताएं किसको स्टाइल करना चाहोगी आजकल। वैसे ड्रामे में कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं स्टाइलिंग पे, खुद खर्चा भी करते हैं, और कुछ लोग को जरूरत है खर्चा करने की तो बताओ भाई। Well, I think styling की तो सभी को ज़रूरत होती है सामने में, but I think a person जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कपड़े कैरी करती हैं, somebody that I like to style is Myra Khan. I think I want to style her. I really like Sabah. I want to style her. Of course, Aiza is a diva. Why not? I mean, I would love Aiza to wear my clothes. क्योंकि मैं सावल यार पिया में भी उनके मुझे इश्क मुर्शिद में कपड़े बड़े अच्छे लगे थे। मुझे सावल यार पिया में वो जो शॉर्ट शर्ट्स और वो शलवारें खुली खुली मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। तो देखिए नहीं, मैंने वो ड्रामा नहीं देखा हुआ, लेकिन दुरे फिशा हैज अ ब्यूटीफुल फेस एंड आई मीन शी इज गॉर्जियस, सो व्हाई नॉट? उसके लिए करो ना कुछ। I would definitely style बस her. दुरे And I फिशा- think वो इतनी खूबसूरत लगती हैं साड़ियों में, तो I would definitely love to make a साड़ी for her. Yeah. अच्छा, आपने मुझे बताएं कि आप वैसे लोग मतलब हमारे यहाँ तो अजीब ही मयार है ना कि कॉम्प्लेक्शन को लेके बात होती है बड़ी ज़्यादा, और किस जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है बस वही सब कुछ है, वही ब्यूटी है, ब्यूटी का तस्वुर ही है। तो आप अपने ब्रांड को भी ज़रा इसमें बात कीजिएगा कि क्या आपने ये सोचा, ठीक है, अपनी मॉडल्स लेते हुए जब डिस्प्ले कर रही थी कपड़ों को, विजुअलाइज किया, मैं खुद क्योंकि अपनी आप खुद शिकार रही, मैं- यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं यही कह इनकी रहा हूँ। अपनी वीडियो में भी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही हैं हमेशा कि बी प्राउड ऑफ योर बॉडी, योर स्किन, योर कलर, हर चीज पे आपने तो ये चेंज हुआ है क्या वक्त के साथ साथ? अभी कुछ चेंज हुआ बड़ा है या नहीं है? ऐसा हाँ, और है? वो आपकी स्टोरी के बाद दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। Yes. उसके बाद कोई परसेप्शन चेंज हुई? Of course, बहुत ज़्यादा चेंज आया है इन दी इंडस्ट्री, जहाँ पे जिन लोगों में मैं उठती बैठती हूँ उनमें तो बहुत चेंज आया है। वर्क वाइज आया है। आप टीवी पे देखेंगे अब आपको नज़र आती हैं लड़कियाँ, ऑफ एंड ऑन, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको सांवली लड़कियाँ नज़र आती हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट विद सांवली लड़कियाँ वी अटैच दिस नोशन कि आप उनको यूजुअली स्टीरियोटाइप कर देते हैं, आप उनको नेगेटिव रोल्स दे देते हैं। लड़की लंबी हो, पतली हो और सांवली हो तो आप उसको कोशिश करते हैं कि वो नेगेटिव रोल में चली जाए। लड़की गोरी हो, सॉफ्ट हो तो आप उसको एक पॉजिटिव मासूम रोल में डालते हैं। सो ये स्टीरियोटिपिकल बातें तो हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये 100% ख़त्म हो गया है। इट्स स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज दैट कैन कम, but things are changing, because I am sitting in front of you, I am a pure example that things have changed. Otherwise I wouldn't have been Amna Ilyas. जिसका माशाल्लाह अब हमारी बहुत सारी आर्टिस्ट अब वोकल होने लगी हैं पेमेंट्स को लेके, शोबिज में सेम हरासमेंट को लेके, एक्सप्लॉयटेशन को लेके। तुमने कभी फेस किया, उसके बारे में बात की? देखिए, हरासमेंट तो आप एज अ वुमन इन दिस कंट्री, from being a teenager or even you're under teens till you grow up, you will face harassment at some level, somewhere. So I think कि वो तो एक पूरा सिस्टम ही है जो कि बिल्कुल ही करप्ट है। और आई थिंक इसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि समटाइम्स आपको हरास करने वाले आपके बहुत करीब के लोग होते हैं, कोई बाहर का बंदा आके आपको हरास नहीं करता। Work harassment is obviously different. It's there. It's very much there. And if you ask me, yes, I've been harassed many times in life, and it has traumatized me. And I choose not to speak about it in detail, but I never refrain from the fact that I haven't been harassed, so that people know that it had happened to me. हाँ, मैं उसकी details में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये है, बिल्कुल है और change हो रहा है, और अच्छी बात है कि हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। Calling out the culprit is करते हैं, नहीं, बिल्कुल सब जरा देखते हैं, लोगों ने कॉल आउट किया है, बिल्कुल करना चाहिए। तो हमारे शो पर भी बहुत सी लेकिन मुझे जो सबसे सैड बात लगती है हमारे नेशन की, क्या हमारी भी कहीं तक एक माइंडसेट है कि whenever a woman comes forward, एक तो पहली बात ये है कि ये करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए कि आप आके किसी का नाम लें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वो जो एक सवाल आप पे आ जाता है कि ये अब क्यों बोल रही है, या यू नो हाँ, ये बिल्कुल ऐसे टाइम बाद क्यों, जो भी रीजंस थे आपके, जो भी Victim उस shaming हो इंसान जाती के है, reasons victim थे, या blaming हो उसका जाती है। ट्रॉमा था या उसकी टाइम उसने जो भी लिया, सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड ब्लेम द विक्टिम, सो वी शुड बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए द स्टोरी। आई थिंक ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये अब हम जब इससे पहले आपके सेगमेंट से पहले बात कर रहे थे तला अंजुम की, जी, जो नेपाल में उसने अपने कॉन्सर्ट में किया, भारत का फ्लैग जिस तरह उन्होंने लहराया और लहराते ही रहे, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि मैं ये करता रहूंगा, मुझे दोबारा मौका शेमलेस मिलेगा। एंड प्राउड।
तो आप उस पर क्या कहोगे कि ये हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं अपने मुल्क के, और फिर भारत को लेके जो हमारे साथ Well, I just think that ये जो टेंशन है हम दोनों मुल्कों में, वो हमेशा से रहेगी और वो कभी खत्म नहीं होगी. It's a very big propaganda, politically driven. You cannot. This can never be. We've really हमारे mindsets different हो गए हैं. हम दो अलग nations हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए. So I believe कि obviously when artists do things like that, sentiments हमारे hurt होते हैं. सबका patriotism जाग जाता है. And like, so I feel कि to many levels it's wrong to do something like that, and I don't support it. And I think you should at least show some respect for your fans, for their sentiments. बस इतना सा ख्याल रख लें तो बहुत है. बाकी आप करें जिसकी मर्जी, ज़्यादा आपने काम करना है. The world has become a global stage right now. It's very very difficult that not to collaborate with different worlds. True. ठीक है? Because of social media, everything has come together. You do that. जहाँ पे आपको फायदा भी, आप करें काम. But at least जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो करने की क्या ज़रूरत है? So that's my take on this. बिल्कुल नहीं, और वैसे तो काम करें, लेकिन जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना कि एक हॉस्टाइल नेशन है, यानी हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हमने नहीं बनाया, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया, वो हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे है. देखिए हॉस्टिलिटी तो हर जगह है. हॉस्टिलिटी ये तो एक सर्टन, अब मैं तो उसी माइंड फ्रेम से आती हूँ कि दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल एजेंडा. अदरवाइज एवरीवेयर देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल, राइट? So what we need to promote is हम हमेशा गुड ही लोगों को भी अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हैं वो और बात है, वो और बात है. लेकिन फ्लैग आ जाता है फिर आपका नेशनल सेंटिमेंट्स आपको जरूरत नहीं, जरूरत नहीं. हाँ, लेकिन और इतनी देर आई थिंक दुनिया में हर बंदा हर जगह एक सर्टन तबका होता है जो फैला रहे होते हैं, जो हर किस्म के एंटी फ्लैग बेयरर्स होते हैं. या व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे आमना की बात से थोड़ा सा ये आमना ये नहीं कहना चाह रही है कि ये एक परसेप्शन है हर किसी का अपना देखने का जाविया है कि कौन दुश्मन है, कौन जैसे हॉस्टाइल नेशन की मैंने बात की, तो वो तो एविडेंट सामने भारत को तो लेकर. ये नजरिया नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि नहीं, जैसे भारत की हम बात कर रहे थे ना कि उन्होंने भारत का फ्लैग ही लहराया, वो नहीं तो भारत के तो इक़दामात सामने हमारे, बिल्कुल, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना. बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. लेकिन आप बात कर रहे थे हॉस्टिलिटी की, तो मैं ये कह रही थी कि अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह ही होते हैं. लोग तो होते हैं. And everything is propaganda driven. As long as you choose not to say anything against anyone, or you choose not to hurt the sentiments of your own nation, I think it's fine. But wherever you think that there is a need to take a stand for your country, I mean, I would do that. So I'm not refraining from that I will not take a stand for my country. I will. But I will also not spread hate or take hate for any reason. ना वो ठीक है, आपसे कह रहे कि जिम्मेदारी बहुत. हम अवार्ड्स की बात करें, वहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ड्रेसेस जो बनाए गए वो कोई वेस्टर्नाइज, ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस थे, तो उसमें बड़ी तनकीद हुई. आपने देखा हम अवार्ड्स में लोग क्या, मुझे तो नहीं लगे रिवीलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या ठीक नहीं थे, या वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा कल्चर उसमें आना चाहिए था. लोग हैं वो कहते हैं अपना कल्चर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया. हाँ, उन ड्रेसेस ने तो वेस्टर्नाइज से थे. क्या आप पहने फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? वो कहने वाले कह रहे होंगे शलवार कमीज होना चाहिए. Like अभी this that I'm wearing, this is a very modern silhouette. अब ये एक, अब हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज है ना, अब हर जगह तो बंदा शलवार कमीज नहीं पहन सकता. हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है. आई मीन इफ यू गो टू अ बॉल तो आप शलवार कमीज तो नहीं पहन के चले जाएंगे, टक्सीडो ही पहन के जाएंगे ना. So people need to understand and educate themselves that every place has a certain requirement. ठीक है, अब एयर होस्टेस गरारा पहन के तो नहीं खड़ी हो जाएगी. But you think कि जो गाउन्स या if अगर आप उनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, so I agree with you that some outfits construction was horrible. यही मैं कह रही ना कि ये जो वेस्टर्न आउटफिट है, but you can't expect people to wear the same thing. हम भी एक्टर्स भी बोर हो जाते हैं. और वो मैं बताना कि जिस तरह वेस्टर्न वेयर है, एक तो हर कोई सी नहीं सकता, बना नहीं सकता, और हर कोई कैरी भी नहीं वैसे कर सकता. आई थिंक उसकी वजह से ज्यादा शायद उनको this is your own choice. You have to understand your own body type, your own sense of style. Every person has one. तो जब इंसान को अपना पता हो तो बाकी so criticism. और मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स ने फिर भी बहुत कोशिश की कि वो रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने. अब अगर किसी ने साड़ी पहन ली है, और अगर एक साड़ी की सिलुएट ऐसी होती है कि अगर पीछे से कोई पल्लू नीचे हो गया है या उन्होंने स्लीवलेस पहन लिया है, सो आई अंडरस्टैंड कि आई मीन for me that's okay, that's still modest for me. It's not like, but
फिर उनकी अपनी चॉइस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने। अच्छा, इसको फर्दर लेके जाते हैं तो अवार्ड्स पे जो परफॉर्मेंसेज होती हैं अपना, अब हर आर्टिस्ट अच्छा डांसर नहीं होता, अच्छा परफॉर्मर नहीं होता। वी कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है ना। तो एक तो ये कि इतनी जल्दी सिखाया भी नहीं जा सकता कि अगर जिसको नहीं डांस आता आप उसको जितना मर्जी जो है प्रैक्टिस करा लें, उनसे जरूरी नहीं। और मूव्स, क्योंकि यू डांस वेरी वेल, बाजी में हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट हमारे डांस कर सकते हैं या जो करते हैं परफॉर्म, उनको मौका नहीं मिलता। बस बड़े स्टार्स हों, उनको दिखाना है कि जी ये डांस कर रहे हैं, लेकिन उनको हिलना ही नहीं आता, कोशिश कर और रहे हैं। उनमें कोई रिदम टाइमिंग कुछ नहीं होता, बल्कि वो अजीब लग रहे होते हैं वहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हैं। डांस की कोशिश होती है, इसको कहते हैं डांस की कोशिश। How many times have you performed awards में कभी? Yes, I have performed, and I think a lot of rehearsals are required to be able to reach a point. तो फिर ऐसे आर्टिस्ट को क्यों जबरदस्ती इनके आइटम्स करवाए जाते हैं? यार आई हैव नो आइडिया, एंड आई थिंक बात ये नहीं है कि ऐसे आर्टिस्ट को करवाए जाएं या बड़े आर्टिस्ट या छोटे आर्टिस्ट की बात है। जो हमारे सारे आर्टिस्ट हैं जो स्पेशली दे कैन ऑल डांस वेरी वेल, बट आई थिंक इट्स जस्ट लैक ऑफ रिहर्सल्स, आई बिलीव, बिकॉज आई थिंक एन आर्टिस्ट कांट बी आर्टिस्ट अगर वो चारों खाने उसकी सारे बॉक्सेस। नहीं जरूरी नहीं, हर कोई नहीं डांस कर सकता। मेजॉरिटी आई थिंक सब कर ही लेते हैं डांस। नहीं हम नहीं, ऐसा नहीं है, तो सब नहीं कर सकते डांस। मेजॉरिटी कर ही ले। आई थिंक लड़कियां बहुत अच्छा डांस हमारे हमारे पीटी टीचर थे, वो हैं, कुछ तो हैं उनको ही देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं कर सकते, और वो नहीं करना चाहिए, बहुत कोशिश करनी पड़ती। अच्छा मुझे बताया, आपने एक बात कि हमारे शो पर ना मिसेस खान, जानती है मिसेस खान को? नहीं जी, मैं नहीं जानती। रिश्ते कराते मैच मेकर है मिसेस खान, बड़ी मशहूर है। मेरा ना करा दीजिएगा। तो वो जनाब हमारे शो पर आई और उन्होंने कहा कि वो खवातीन के बारे में बात करती हैं और मर्दों के बारे में भी करती हैं। तो उन्होंने खवातीन के बारे में बात करते हुए कह दिया कि भाई अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, जो आजकल की खवातीन, यानी वो मॉडर्न लड़कियों के बारे में ज़ाहिर कहना चाह रही थी। और ज़बान को अगर कंट्रोल नहीं करोगी तो फिर शौर से चपेट पड़ जाएगा। हाँ, ये मैंने कहीं सुना था, वो इधर ही सुना आया था, वो इधर ही था, नहीं, लेकिन वो हम लोग नहीं वहाँ बैठे थे उस टाइम, ये उन्होंने हमारे ही शो पर था, वरना मैं तो मुझे तो हार्ट अटैक ही हो जाता। तो उन्होंने ये बात कह दी। अब उस पे लोग तो शुरू हो गए उनके खिलाफ भी, और कुछ हक में भी बात कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो। क्या कहती हैं आप उसमें? कि औरत की जबान चलेगी तो मर्द का हाथ चलेगा। हाँ, जबान जरा अपनी कंट्रोल में रखो, चलेगी तो हाथ चलेगा मर्द का। बड़ी कोई अजीब सी रिग्रेसिव सी बात है ये, तो इसमें कुछ प्रोग्रेसिव तो है नहीं। तो एक ये रिग्रेसिव सा टेक है, एक बहुत ही मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है जिन्होंने भी ये बात की है, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही सप्रेस्ड औरत है जो ये बात कर रही है। आई एम सॉरी, बट शी इज herself is mentally very and emotionally very suppressed by patriarchy and men in the society। इस वजह से उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि वो यही बात मानती हैं और यही बात बिलीव करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बैलेंस ज़बान कैसा है फिर? अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो मसले कैसे हल होंगे, हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? अगर आप औरत और किसी की भी ज़बान कोई भी चलाए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसका जवाब खामोशी। अगर वो इस लिहाज से उसके जवाब इग्नोर करना, अगर वो इस लिहाज से कहना चाह रही थी कि अगर वो बहुत कोई बदतमीज औरत है जो कि बहुत गालियां देती हो अपने शौहर को, या उसकी लान तान उसको जलील करती हो, उस तरह की वो औरत है, तो तब भी उसका हाथ उठना नहीं बनता। वो उसको अस्सलाम वालेकुम करके खुदाफिज कह के जा सकता है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं एक चीज को खत्म करने के, अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते, बट मारना तो किसी भी सिचुएशन में। विमेन राइट्स को कैसे देखती हैं आप? ये औरत मार्च वगैरह? अरे भाई क्या मतलब विमेन राइट्स को कैसे देखती हूँ मैं? विमेन राइट्स होने जरूरी है। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, मुख्तलिफ होना जरूरी है। ये तो एक बड़ा एक ब्लैंकेट कवर है ना, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हमारे नजदीक क्या है? यानी क्या एम्पावर्ड औरत क्या है? मैं एक एम्पावर्ड औरत, इसकी अलग डेफिनेशन है, अलग डेफिनेशन है सबकी। मैं एक एम्पावर्ड औरत हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, अपना काम करती हूँ, अपनी आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई टेक माई ओन लाइफ डिसीजंस। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं किसी से शादी करूं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जो मेरे कंफर्ट से बाहर हो, या सो दैट इज़ व्हाट विमेन राइट्स इज़, दैट इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़, दैट यू हैव टू हैव equal opportunity, equal freedom as men have in the society, and please come out of this shallow understanding that it's about clothes. It's not about कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, कपड़ों के बारे में बात नहीं है।
कि मेरा जो दिल करेगा मैं वो पहनूंगी, मेरा जिससे मेरी मर्जी का मकसद है। खाना खुद गर्म करो। नहीं, ये आप लोग इन सब चीजों को ना लोग बहुत लिटरली ले लेते हैं। ये स्लोगन्स बहुत डीप हैं, ये स्लोगन्स बहुत डीप है। रवैयों की बात है ये। जी, ये रवैयों की बात है। ये एक ऐसी बात है कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, जैसे आप हरासमेंट की बात कर रही थी कि मुझे वर्क प्लेस पे हरासमेंट नहीं चाहिए, कि मेरा जिस्म है, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, आप प्लीज मुझे ऐसे पावर प्ले के प्रेशर में मत डालिए कि मुझे गिव इन करना पड़े। इट्स बेसिकली दैट। तो खाना कौन बनाएगा घर में? दोनों बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। जिसको हाँ दोनों बनाएंगे, दोनों को आना चाहिए, जिसका दिल करे बना ले। आपको पता है मैं खाना नहीं बनाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बनाना नहीं आता। ये आना चाहिए और बनाए हस्बे जरूरत। और आप बिल्कुल ऐसी अंडरस्टैंडिंग में 2 दिन आप बनाए, 2 दिन औरत बनाए, 2 दिन आप भी बनाए, 3 दिन ऑर्डर कर ले। क्या बात है, क्या ऐसी बात। अच्छा, फिर साइमा कुरैशी जैसे कहती हैं कि औरत की कमाई में तो बरकत ही नहीं है। वो क्या है? अल्लाह मत पूछो मुझसे। तुम बताओ तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत है? It's so stupid. साइमा मेरी दोस्त है, but it's such a stupid thing to say. I'm sorry, Saima. But this is again also a regressive mindset according to me. So no. हमारी तो बड़ी बरकत है माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुद भी चल रहे हैं। कैसे हो सकता है कि ये ना हो? I was 4 years old when my father died. मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ. I've supported my family. I've built an entire family, and I'm still doing a lot for my family and for my friends, and I'm very happy with what I do. तो कैसे ये अजीब ही बात है यार। What is it like, Amna, being the beta of the family, being the क्या कहना है, केयर टेकर ऑफ द फैमिली, सबको लेके चलना, कितने बहन भाई और सबको संभाल के आपने जो चली हैं, थोड़ा सा वेल हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ एक्चुअली, बट आई एम द व्हाट डू यू कॉल इट, calling shots kind of a child. You are the one who's calling the shots all the time. I'm the one who's calling the shots, but I really enjoy it. Also sometimes अजीब भी लगता है, but I enjoy it, and but I have immense respect for my family. My siblings are amazing. मेरी बहनें, मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं, बहुत supportive हैं, और सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और माशाल्लाह सब अपनी अपनी जिंदगी में आमना ने बड़ा ख्याल किया अपनी फैमिली का, सबका माशाल्लाह। बहुत से लोगों की देखो ना इसके लिए कितनी, एक तो ये माशाल्लाह फेस कितना प्यारा है, कोई फिलर कोई बोटॉक्स कुछ नहीं है, इतने चेहरे पे नूर है और इतनी पॉजिटिव है माशाल्लाह, और सब इतना पसंद करते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन। बात करते हुए जरा हम स्टार्ट, और मैं आमना की लाइफ की स्ट्रगल्स को जानती हूँ, मेरी दोस्त है, तो मैं इतनी रिस्पेक्ट, मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी दिल में मेरी रिस्पेक्ट है आमना की स्ट्रगल्स के लिए। ये लड़की इतनी स्ट्रांग है, शी इज अ रॉक माशाल्लाह, और मैं बड़ी इंस्पायर्ड हूँ तुमसे, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बस हम अपने ब्रांड के बारे में कुछ कहें, और बस ये सवाल थोड़ा सा ले लें कि भाई ये इस्राइली ब्रांड्स जब खत्म हुए हैं वेस्टर्न वेयर, तो उसमें भी आप आ रही हैं, वो भी आप, यानी ऐसा नहीं है कि उसको केटर करेंगी, शेल्फ पे होगा आपकी? वेल अभी तो राइट नाउ तो वी डोंट नो। आवर इंस्टाग्राम पेज इज shop@Amna Ilyas, प्लीज हमें फॉलो कीजिए, उस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। वी आर लॉन्चिंग इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सो प्लीज, द वेबसाइट इज आल्सो shop@Amna Ilyas. The entire brand name is shop@Amna Ilyas. तो स्टोर नहीं, ऑनलाइन? It's online right now. Hopefully inshallah on the ground also someday. वो इरादा तो है, देखिए। चले गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने अपने वक्त दिया, थैंक यू। और बड़ी मजे की बात है, बहुत सी बातें रह गई नादिया की, मुझे अंदाजा है इस बात का। मैं इस वक्त सोच रही हूँ मैंने कौन सा ड्रेस इसका पहनना है, मैं फिर आती हूँ आपके शो पे एक दिन। आती रहो बिल्कुल, और मेरे लिए ड्रेस लाती रहो। मैं वो सोच रही थी कि आमने से कौन सा वाला, मैं किस ड्रेस में प्यारी लगूंगी, मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन आई थिंक सभी में सभी में प्यारी लगी, सभी में। चले जी, शो देखने का शुक्रिया, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।